नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए मणिपुर की घटना और इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार के प्रयास करना चाहिए। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं, और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है। इसमें क्या बात है? एक बात मैं कहता हूं कि ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अल्बर्ट हमारे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि, पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेजी से चल रही हैं। केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे। कांग्रेस और बीजेपी आए दिन जनहित के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। आप भी सुने। देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहां पहुंचा दिया नंबर 1। जहां नंबर 1 होना था उससे तो हम 101 हो गए, और जहां हमें नहीं होना था वहां हमें नंबर 1 पहुंचा दिया। इन्होंने अभी तक 3,30 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है, जो 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया? उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े, पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए कितने ठेके दिए। आप रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल लो। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है भ्रष्टाचार की। जनता
गवाह है और जनता या तो उसकी विक्टिम है, भुगत रही है, या उसकी गवाह है। आज इतना भ्रष्टाचार आज क्यों नहीं यहां निवेश आ रहा? क्योंकि एक सिस्टम जो बना लिया है, एक तो होती है भ्रष्टाचार हो रहा है, एक है कि भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना ली है, सिस्टमिक बना लिया है भ्रष्टाचार में। आप लोगों को कुछ नई बात लग रही है? आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का। 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस घोषणा करने में और मैनिफेस्टो करने में एक नंबर आती है सत्ता के कुर्सी पे बैठने के लिए, उसके बाद जनता को पूर्ण तरीके से भूल जाती है। और जनता इस व्यवहार से अच्छी तरह आज वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। चाहे हमारी लाडली बहना योजना हो, चाहे हमारे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों का 2500 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने की योजना हो, हमारी एक सोच और विचारधारा है, और वो है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। एमपी के दतिया में कारगिल विजय दिवस के मौके पर बुधवार को शासकीय पीजी कॉलेज में वसुधा का संवर्धन, वीरों का अभिनंदन थीम पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता होमगार्ड कमांडेंट जितेंद्र त्रिपाठी ने की है। सिलवानी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलवानी के बजरंग चौराहे पर धरना दिया और आम सभा में देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार को इस दौरान जमकर कोसा। तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली कटौती का है, साथ में जो हमारे गरीब हरियाणा आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में यहाँ मूंग खरीदी का भी किसानों को भुगतान नहीं मिला। पिछले और बीकलपुर सोसाइटी केंद्र पर भी भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच हुई और उसमें कलेक्टर ने FIR के जांच के आदेश भी पिछले वर्ष दे देने के बाद भी आज तक ना तो FIR हुई ना ही आगे कोई कार्रवाई हुई। उसके विषय में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही यहाँ पर विद्युत की बहुत अधिक कटौती हो रही, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पूरे 24 घंटे में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही यहाँ के, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग। और साथ ही कम से कम पूरी तहसील में 75 गाँव के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और उनसे बंद करें। प्रशासन कह रहा है कि 80% पैसे जमा करिए जब हम ट्रांसफार्मर रखेंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा राज्यपाल महोदय के नाम हम लोगों ने निम्नलिखित 7 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया है। उनमें से नगर की समस्याओं में एक तो जो डिवाइडर 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था वो एकदम घटिया निर्माण हुआ है और निर्माण के कुछ ही दिन बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं उस रोड में। और डिवाइडर जो बने हैं वो डिवाइडर अगर कोई वाहन उससे टकरा जाता है तो वाहन क्षतिग्रस्त नहीं होता है, डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये एक सोचनीय बात है सिलवानी नगर के लिए। अगर यहाँ सौंदर्यीकरण होना था और डिवाइडर सड़क का निर्माण होना था तो कम से कम उसमें गुणवत्ता का ध्यान तो रखना था। यहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि सरकार में है और जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और नगर पालिका में भी उनके प्रतिनिधि हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद घटिया निर्माण हुआ है। और जो स्ट्रीट लाइट के पोल खड़े हुए थे वो 2-3 दिन चलने के बाद विगत 2 महीने में सारे पोल बंद पड़े हैं। विदिशा शहर की सड़कों पर घूमते मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे। बता दें कि ये समस्या गुलाब वाटिका बस स्टैंड, नीमताल चौराहा, माधवगंज रेलवे स्टेशन रोड पर दिखाई देती है। वहीं बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ जाता है। बता दें कि पिछले दिनों विवेकानंद चौराहे पर भी एक बड़ा हादसा हो चुका है। सबसे अधिक समस्या नीमताल चौराहे से लेकर विवेकानंद चौराहे तक होती है। यहाँ आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे। मवेशियों से हित साधने के बाद
इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाता है जैसे मवेशियों से मवेशियों को पालने वालों का कोई नाता ही ना हो। वहीं जब हमने इस विषय में जिम्मेदारों से बात की तो आप भी सुने उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, जो सार्वजनिक स्थानों पर मार्गों पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, हालांकि अधिकांश आवारा नहीं होते, पालतू पशु होते हैं और पशुपालक उन्हें खुला छोड़ देते हैं और यातायात में बाधक भी बनते हैं, दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। हम लोग लगातार इनको लेके उठाते हैं वहाँ से और काजी हाउस में रखते हैं। कुछ अक्सर हो जाती शेष को गौशाला में बेचते हैं, परंतु गौशालाओं में भी दिक्कत जाती है कि एक सीमा के बाद वो भी लेने से इनकार करते हैं। हालांकि हमारा उनको ऐसे पशुओं को हटाने का कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। देखिए, जो सार्वजनिक स्थानों पर मार्गों पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं गाय का एक्सीडेंट होता है, जिससे जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है उसको भी काफ़ी चोट पहुंचती है। और शहर में सभी जगह सभी चौराहों पर मवेशी बैठी हुई है। यह प्रशासन को जो पास की गौशालाएं हैं उनमें इनको शिफ्ट कराना चाहिए। हम कई बार प्रशासन से ऐसी मांग भी कर चुके हैं। लगातार जब भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना होती है हम इसका विरोध भी करते रहते हैं और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि यहाँ भी जो मवेशियाँ बैठी हैं उनको गौशालाओं में शिफ्ट कराएं। अन्यथा यह हिंदू समाज की आस्था का विषय है। गाय को हम मां मानते हैं। अगर उसकी दुर्दशा इस प्रकार की है तो हम आंदोलन के लिए सदैव बाध्य रहते हैं और अगर इन गौशालाओं में इनको शिफ्ट नहीं कराया गया, इसी प्रकार से ये तड़पती मरती रहीं तो पुनः हम आंदोलन करेंगे। कि आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में ये शहर में काफ़ी घटनाएं भी हुई हैं ऐसी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही विवेकानंद चौराहा पे एक पशु जो जिसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ये आए दिन ये घटनाएं अभी शहर में काफ़ी बढ़ गई हैं और पशुओं की संख्या भी जो है मेन मार्केट में और मुख्य रोड पे काफ़ी बढ़ गई है। शाम के समय अक्सर ये ऐसा देखा जाता है कि जब पीक आवर रहते हैं उस दौरान ये सारे पशु मुख्य रोड पर ही बैठ जाते हैं, जिसमें आने जाने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। इस पे जो हमारे जवान लगे रहते हैं वो तात्कालिक रूप से तो पशुओं को हटा देते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इससे काफ़ी समस्या हो रही है और इस पर अभी ज़्यादा कुछ वर्क हो नहीं रहा है, तो इस पे वर्क होना चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको हमारे द्वारा पत्राचार किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि पशुओं को मुख्य रोड से हटाकर कहीं शिफ्ट किया जाए। उधर एमपी के विदिशा के रामलीला परिसर के पीछे बनी दुकानों में सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके भर में सनसनी फैल गई। वहीं मृत व्यक्ति की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शव के पास से एक खाली क्वार्टर और जहरीला पदार्थ मिला है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि रामलीला क्षेत्र में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची और उसके डेड बॉडी का पहचान की गई। तो उसके दस्तावेजों के आधार पर उसका नाम राकेश राजेश यादव, उम्र करीब 52 वर्ष। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। एमपी के कन्नौद से खबर है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न्यू इंडिया के दावे पर सवाल खड़े करती है। दरअसल खातेगांव तहसील का एक गांव जहां रहवासियों के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बारिश में लोग और स्कूली छात्र नदी से निकलने के लिए मजबूर हैं। 21वीं सदी के 19वें बरस के हिंदुस्तान की तस्वीर एक ये भी है। ये रास्ता है, यहाँ पे करीबन 30 से 25 लोग रहते हैं। परिवार मकान यहाँ खेत में बना हुआ है, जिनके बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। तो कभी नदी पूर अगर आ जाती है तो 3-3 दिन तक नदी उतरती नहीं। बच्चे उस पार रहते हैं, कहीं इधर आ जाते हैं, कहीं उधर रहते हैं। उसके बाद में दिक्कत बहुत है ये रास्ता में। उसके बाद में एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार को भी कई बार हमने इसका दे दिया, बाकी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न कुछ काम हुआ है। सर 25 से 30 मकान है वहीं पे खेत में, वहीं पे रहवास है। 25-30 साल से रह रहे हैं सभी। मगर सर ये यहाँ पे जो रास्ते में पानी भराने के कारण कोई भी निकल नहीं पाता है।
इससे बहुत दिक्कत आ रही है सभी को। आवेदन हम भी दे दिए। 2 किलोमीटर का है ये रास्ता, 1.5 से 2 किलोमीटर, और नदीपुर आने के बाद 2 3 दिन तक है जो निकल नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाती है नदी चलती है। तो क्या आपने तहसीलदार या एसडीएम साहब को किसी को बताया नहीं? तहसीलदार साहब को बता दिया, आवेदन दे दिया, अपने जो सीओ मैडम को दे दिया, ये पंचायत हॉल में ठहराव प्रस्ताव ये सब करवा दिए। आदिवासी कोरकू कल्याण समिति ने आज बैतूल कलेक्ट्रेट में अपनी 2 दिवसीय पैदल यात्रा का समापन किया है। इस दौरान भैंसदेही स्थित शासकीय महाविद्यालय से बैतूल कलेक्ट्रेट के लिए 70 किलोमीटर की ये पदयात्रा बता दें कि 24 जुलाई से शुरू हुई थी। बता दें कि इस पदयात्रा में वीर रामजी भाऊ कोरकू नामकरण अभियान समिति के कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा शामिल हुए थे। बड़े बड़े पदाधिकारी जो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार यहाँ का नामकरण लेटर जारी किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ की समिति उनकी अवहेलना कर रही है। तो उनसे फिर से याद दिलाने के लिए हम भोपाल तक पदयात्रा करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ 1930 के क्रांतिकारी रामजी भाऊ कोरकू के परिवार को अभी तक कोई पेंशन ना सम्मान मिला है। इसी विषय को लेकर हम यहाँ पैदल आए हैं, क्योंकि हमारे इस मुद्दे को लगातार 3 महीने से जिसको हम चला रहे हैं, इसके अवगत कराने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए हम पैदल आए कि हमारी बातें आगे तक पहुँचे और कलेक्टर महोदय तक भी बात पहुँचे और वो हमारी बातें को आगे बढ़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अपमान हो रहा है और बड़ी लज्जित की बात है कि आदिवासी क्रांतिकारी के सम्मान में आदिवासियों को रोड पर आना पड़ रहा है। अगली खबर एमपी के लटेरी से है। बताते चले कि वन विभाग की जमीन पर फिर एक विवादित मामला सामने आया, जहां लटेरी उत्तर एरिया कंपार्ट नंबर 443 में अवैध कटाई को लेकर 2 पक्षों में तनाव का मामला नजर आया है। यहां एक पक्ष ने वन विभाग के रेंज के उत्तर अधिकारी महोदय को पंचनामा बनाकर प्रस्ताव दिया और कहा कि कुछ दूसरे गांव के लोग उनके गांव की जमीन वन विभाग की है जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों की उसमें मवेशी, गाय, भैंस, बकरियां ऐसे जंगलों में चरती हैं। उन जंगलों को वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को देर रात मवेशियों से भरी ट्रक की जानकारी मुखबिर से मिली थी, जिस पर लखनपुर की पुलिस ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक को ना रोककर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जिसका पीछा करते हुए ग्राम लहपटरा में पुलिस टीम के द्वारा गाड़ी को रुकवाया गया, जिस पर ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। और पुलिस कर्मियों के द्वारा गाड़ी की जब जांच की गई तो उसमें लगभग 40 मवेशी पाए गए, जिनके गले और पैर में रस्सी बंधी हुई मिली है। रात 2 बजे के करीब सूचना आई थी, उसके बेसिस पे कि ये कुछ मवेशी ट्रक में जा रही हैं, उसके बेसिस पे हमने कार्रवाई की और लगभग रात 2 बजे को लेपटरा गाँव में घेराबंदी करके एक ट्रक को पकड़ा गया। उसमें 35 मवेशियाँ थी, ड्राइवर फरार है और 35 मवेशियों में से 9 की मृत्यु हो चुकी है और 26 जिंदा हैं। और इसी सबको एक FIR करके हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, रात 2 बजे सर्व आदिवासी समाज ने मणिपुर हिंसा के विरोध में जंगी प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सर्व आदिवासी समाज मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकालकर तिरंगा चौक में केंद्र और मणिपुर सरकार का पुतला दहन करती हुई देखी गई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की है। पूर्व में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और आदिवासी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे मणिपुर में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को नग्न अवस्था करके उसको घुमाया गया है और मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया है। इससे काफ़ी आंदोलित है।
गत दिनों मीडिया के माध्यम से जो अभी पता चला है, आमजन के नॉलेज में आया है कि मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के साथ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उसके विरोध में आज गरियाबंद जिले में जो विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद की महिला सरपंच सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद के रोजगार सहायक के द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। मेरा नाम याबरन। कौन से गाँव के हो? पाटकिरा बूढ़ी बरौद। तो क्या क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पर? वो कुटी के पैसा मजदूरी के भी नहीं मिले। कुटी बनवाई है आपने? हाँ। कितने पैसे आए अभी तक? मजदूरी की नहीं मिली बस। नाम क्या तुम्हारा? घनश्याम। कौन से गाँव से आए हो? बूढ़ी बरस। तो क्या समस्या हुई वहाँ मंदिर? सेक्रेटरी समस्या पूरी क्या कर रहा है सेक्रेटरी? परेशान कर रहा पूरी पंचायत है। क्या नाम है सेक्रेटरी? जय सिंह। हमारे क्या कहते हैं डिमांड नहीं डाल रहा। कौन नहीं डाल हम रहा? की जय सिंह रावत सेक्रेटरी सेक्रेटरी। तो कोई काम नहीं हो रहा गाँव के अंदर? कुछ नहीं हो रहा। गाँव वालों की क्या समस्या है? गाँव वाले परेशान मास्टर ने भी क्या कहते हैं जीरो कर देता है वो। उधर सीहोर जिले के छावर विधानसभा क्षेत्र के 7 बार के विधायक पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती और मानवता को शर्मसार करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए गांव में पक्का रास्ता नहीं होने के कारण खटिया पर लाद कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई पक्का रास्ता नहीं है और बारिश में 2 किलोमीटर के कच्चे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे ग्रामीणों को कई तरीके की समस्याओं से जूझना भी पड़ता है। तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में दुनिया ने बहुत विकास किया, लेकिन एमपी के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। हमारी अम्मा बीमार हो गई तो ऐसी हो गई कि उनको पेट में एकदम से गोला से बनी, वो बीमार ऐसे हो गई, आँख बिल्कुल मरना पे हो गई। तो मर यहाँ तक वहाँ तक हम कई करा खूब भागी दौड़ी दे रहा उन्हें जो तोड़ी। हाँ। तो वहाँ तक रोड तक ले रहा है, दम ही छोड़ दी उनने। हाँ। भग भग के नमूना करा कई करा, जब है ही नहीं इंसान तो हम बेरे बेरे ले गए। हाँ। तो डोकरी दम ही छोड़ दी। अब डिलीवरी के भी हम ऐसे करा तो कहीं हुए हमारा डिलीवरी हमसे तुक जाए कहीं। वो मेरे गांव की समस्या 15-20 साल से ऐसी ही है। यहाँ पर रोड की बहुत दिक्कत है। बरसात तो बरसात, लेकिन गर्मी के दिन में जन एक्सप्रेस नहीं आती यहाँ पे। वो बरसात में तो यह स्थिति है, अगर इंसान को कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो मतलब बीमार हो जाए तो वो मरना पड़े उसको, अगर कोई मौके पे आदमी नहीं हो तो यहाँ खटिया पे पटक कर ले जाना पड़ता। अभी कल परसों 22 तारीख को एक बाइक को डिलीवरी हुई, उनको इतनी तकलीफ थी, उनको खटिया पे हम लोगों ने सारे लोगों ने खटिया पटक के और वहाँ तक ले गए, रोड तक। वहाँ पर और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।